आसिम मुनीर, ये आर्मी चीफ जो हैं, इनकी पहले दिन से एम्बिशंस जो थे वो प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशंस हैं या प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस हैं। सऊदी अरेबिया बहुत दिन से कोशिश कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर वेपन मिल जाए। वो न्यूक्लियर वेपन दे कौन सकता है? ना अमेरिका देगा उसे, ना रशिया देगा, ना उसे चाइना देगा, ना उसे इंडिया देगा, ना उसे यूके देगा, ना फ्रांस देगा। कोई नहीं देगा। दे कौन सकता है? दे सिर्फ एक आदमी सकता है, पाकिस्तान। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत क्या हासिल की, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और ताजा घटनाक्रम ये है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने सऊदी अरब के जो युवराज हैं, क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान MBS, उनसे मुलाकात की है। अब सेना प्रमुख की, पाकिस्तान सेना प्रमुख की ये मुलाकात क्या रंग दिखाती है, इसकी वजह क्या है ये कारण, क्यों अचानक हड़बड़ी में वो सऊदी अरब पहुंच गए, तो इस पर प्रकाश डालेंगे पाकिस्तान मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने चैनल पर बुलाने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, आप रेनॉन एनालिस्ट हैं। और रोहित जी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आसिफ मुनीर जो है वो सऊदी अरब पहुंच गया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए? क्या देखते हैं उसके पीछे? आसिम मुनीर, ये आर्मी चीफ जो हैं, इनकी पहले दिन से एम्बिशंस जो थे वो प्राइम मिनिस्टेरियल एम्बिशंस हैं या प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस हैं। ये सऊदी भी जाते हैं, ये चाइना भी जाते हैं, ये अमेरिका भी होते हैं। अमेरिका में ये साथ साथ चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के। मतलब ये पूरी दुनिया में घूम घूम के बता रहे हैं कि वो जो आदमी बिठा रखा है ना शहबाज शरीफ, वो नहीं, मैं हूं। ये वहां पे लोन लेके आते हैं, ये वहां पे जाकर के दूसरी बातचीत करते हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्टर से बात की इन्होंने, आर्मी चीफ से बात की, क्यों किए भाई? डिफेंस मिनिस्टर से या तो ये उन्हें हथियार बेच रहे हो या वो इन्हें बेच रहे हो, दैट्स इट। या आर्मी कोऑर्डिनेशन हो, ये सारी की सारी हमने देखा है। खैर सऊदी की जो एक्सरसाइजेस होती हैं पाकिस्तान से माना, लेकिन ये एक लेंडर और रिसीवर का भी गेम है। ये एक मालिक और गुलाम वाला भी गेम। मालिक है सऊदी अरेबिया और गुलाम है पाकिस्तान। पैसा दे रहा है, ये ले रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आसिम मुनीर अमेरिका में हमने देखा कि ये अपने बॉस के साथ थे, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके साथ थे। अच्छा, बॉस मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन बॉस दुनिया की नजर में तो है प्राइम मिनिस्टर। तकनीकी तौर पे तो वही बॉस है भाई, पाकिस्तान के आइन के अनुसार बॉस वही है। हाँ, बॉस वही है। ये मानता कोई नहीं ना उसको। एक चीज और कि ये आसिम मुनीर चाइना भी जा रहा है और चाइना जाकर के प्रॉमिस ये करके आ रहा है कि चाइनीज सिटीजन्स की हिफाजत हम करेंगे। परसों एक खबर थी, या परसों से पहले वाले दिन की खबर है, कराची में दो चाइनीज को, एक फैक्ट्री में दो चाइनीज गए थे या काम कर रहे थे, जो भी था, उनकी लड़ाई हुई एक सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी, मरे नहीं लेकिन सीरियस थे। और फिर बाद में बताया जाएगा दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, उसके बाद गोली मारी। कहानी तो बहुत क्लियर है कि ठीक है, आपसी झगड़े में यार ऐसे ही गोली मार दी गई। बाद में मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार ये बताओ, वो सिक्योरिटी गार्ड ने मैंडरिन सीखी हुई थी क्या, या इन्होंने उर्दू सीखी हुई थी चाइनीज ने? दोनों ने नहीं सीखी थी, तो दोनों का झगड़ा कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। नहीं, नफरत है पाकिस्तानियों में चाइनीज के खिलाफ, ये नफरत दिख रही है। इसको ठीक करने ये चाइना जाते हैं। इस समय सऊदी जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये अपनी पकड़ बना रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे और लोगों के साथ। मतलब कि रोहित जी ये कहा जाए कि इसमें आसिम मुनीर का पर्सनल इंटरेस्ट है, इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है वर्ल्ड में उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। एग्जैक्टली, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सऊदी गए हैं। अच्छा, सऊदी सिर्फ एक काम के लिए कोई नहीं जाता है। सऊदी हब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। जैसे कि बात करें तो कतर भी हब है इस समय। अगर
इजराइल और ईरान के बीच में कोई बातचीत कर रहा है घर पे, तो कतर बात कर रहा था, सऊदी बात कर रहा था, इन दोनों के बीच में सऊदी के बड़े अच्छे रिलेशन है ईरान से भी और कतर से भी, इजराइल से भी, इजराइल से मतलब ऑफिशियल रिलेशन ना हो लेकिन पर्सनल तो है ही, राइट। हाँ, नहीं, पिछली बार खबर आई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे पिछली बार, तो उन्होंने सऊदी अरब पे प्रेशर डाला था कि अब इजराइल को मान्यता दे, और शायद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भी कहा था कि वो इजराइल को मान्यता दे। शायद ये भी एक वजह बताई जा रही है कि दोनों की मुलाकात हुई है। देखिए, ये दो कंट्रीज सऊदी के प्रेशर में ही अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए थे, ये बहुत क्लियर है। यूएई ने मान्यता दी, उसके बाद दूसरे दे रहे थे, ये बीच में अटक गई, गेम बीच में अटक गया, लेकिन अभी मान्यता और कंट्रीज देंगे। इस अभी जो ईरान इजराइल वॉर चल रही है, इसमें भी ईरान के फेवर में, ईरान के अगेंस्ट भले ही ना बोल रहे हो ये कंट्रीज, अरेबिक कंट्रीज, लेकिन ईरान के फेवर में भी नहीं बोल रहे हैं, इजराइल के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं है। दूसरी चीज, एक चीज और जो बीच में हम देख रहे हैं वो ये है कि कल परसों का स्टेटमेंट है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब का, कि हम मीडिएशन कर रहे हैं ईरान और सऊदी के बीच में। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। पहले ये कंट्रीज हमारे मीडिएशन करते थे, अब हम उनका कर रहे हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर, दूसरा इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड, दोनों बड़े हुए। हमारा ग्लोबल साउथ पॉलिसी जो है उसने हमें हेल्प की, सपोर्ट किया। दोनों कंट्रीज, अच्छा हमारी अच्छी दोस्ती भी है और हमें चाहिए भी, हमें दोनों कंट्रीज चाहिए, हमारी मजबूरी है। जाबार्ट पोर्ट के बिना हम काम नहीं कर सकते, ना हम इजराइल के बिना काम कर सकते हैं, ठीक है, ना कि ईरान इजराइल, हमें दोनों चाहिए, राइट। इजराइल से तो हम पराग मिसाइल से शुरू हुई थी कहानी, आज तक सारी टेक्नोलॉजी उनसे ले ही रहे हैं। इजराइल से हमने क्या छोड़ा है? ईरान से हमें तेल भी ले सकते हैं, अब ट्रम्प साहब वापस आ गए तो तेल तो नहीं ले पाएंगे, और वही जाबार्ट पोर्ट में हमें प्रॉब्लम आएगी, नो डाउट अबाउट इट। और ईरान के खिलाफ तो वो बहुत भयंकर है। अब ईरान के इजराइल वॉर क्लियर होगी। एक चीज और है, यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, ट्रम्प इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। लेकिन हम जो बात कर रहे थे, आसिम मुनीर जो गए हैं सऊदी, ये बात करने इस पे भी गए होंगे कि ईरान से बात कर भैया, इंडिया को बीच में से क्लियर करो, ये भी बात हुई होगी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, सऊदी भी इंडिया से पंगा नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब तीसरी बात, सऊदी अरेबिया बहुत दिन से कोशिश कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर वेपन मिल जाए। वो न्यूक्लियर वेपन दे कौन सकता है? ना अमेरिका देगा उसे, ना रशिया देगा, ना उसे चाइना देगा, ना उसे इंडिया देगा, ना उसे यूके देगा, ना फ्रांस देगा, कोई नहीं देगा। उसे दे सकता है, अच्छा अगर बात करो तो नॉर्थ कोरिया पे इतने चेक्स एंड बैलेंसेस पहले से लगे कि वो भी नहीं देगा। दे कौन सकता है? दे सिर्फ एक आदमी सकता है, पाकिस्तान। तो ये एक डेंजरस मीटिंग मतलब सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियराइज करके, क्योंकि लेकिन रोहित जी, सऊदी अरब की न्यूक्लियर स्टेट बनने की आकांक्षा बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, तो उसमें नया क्या है? अगर ये मुलाकात न्यूक्लियर वेपन के लिए है तो ये तो डिमांड उसकी बहुत पुरानी है, बहुत दिनों से चाहता है वो। तो ऐसा क्या अचानक से हो गया कि वो? आकांक्षा तो सोमालिया की भी हो सकती है, आकांक्षा सबकी हो सकती है, आकांक्षा मालदीव्स की भी हो सकती है, लेकिन कहते हैं कि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु हैज, सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, बात यह है कि बहुत दिनों से इच्छा है उसकी कि मुंबई न्यूक्लियर बम हासिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तो पहले ही ज्यादा सप्लाई कर देता उसको। मोहम्मद बिन सलमान से पहले इच्छा थी, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद ये इच्छा पॉजिटिव कि अब हम करेंगे, अब हम लेके रहेंगे, हमारा कोई और नहीं रोक सकता इसे। ये अब इच्छा जो है वो तड़प में बदल गई है, वो चाहता है कैसे भी, क्योंकि उसको पता है कि विदाउट न्यूक्लियर वेपन हम कर ही नहीं सकते, हम डोमिनेंस नहीं दिखा सकते अपना मिडिल ईस्ट में। और इजराइल, उसके पास हैं वेपन्स, अभी जो खबरें आ रही थी इजराइल के पास हैं वेपन्स। सुन ये भी रहे हैं कि ईरान भी कंडक्ट करने जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। अभी अर्थक्वेक आया था तो ये भी पता लगा था कि टेस्ट किया है, लेकिन बाद में उसकी क्लैरिटी आ गई कि 10 किलोमीटर नीचे न्यूक्लियर टेस्ट जब करते हैं तो वो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर नीचे डिटोनेट किया जाता है, तो 10 किलोमीटर नीचे कोई डिटोनेट नहीं करता। तो ये कहानी वो क्लियर हो गई। अब चीज ये कि आसिम मुनीर का सऊदी विजिट
एक डेंजरस ट्रेंड है जिसपे नजर सबकी है कि ये वहां जाके करके रहे। पैसा तो नहीं मांग रहा, पैसा तो पहले ही आ रहा है, वो तो 3 बिलियन 4 बिलियन दे ही रहा है, ठीक है। 3 बिलियन 4 बिलियन वाली गेम नहीं है ये गेम दूसरा है, ये ग्लोबल डोमिनेंस का गेम है। कहीं ना कहीं वो जाकर के सऊदी अरब से बात कर रहा है कि हम हमारी अमेरिका से ये सेटिंग कर दो, हमारी ये सेटिंग कर दो। सऊदी भी कहीं ना कहीं चाइना से सेटिंग, ये सेटिंग्स का भी गेम। एक खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप के आने के बाद अमेरिका चाहेगा, यूएस चाहेगा कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए और पाकिस्तान की आर्मी कतई नहीं चाहेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिम मुनीर एमबीएस को बोलने गए हों कि वो अमेरिका इंसिस्ट करे कि वो इमरान खान की रिहाई पे जोर न दे? ऐसी खबर तो नहीं है कोई? देखिए, ट्रंप आएंगे, वो इमरान खान को वापस निकालना चाहेंगे, ये बात तो मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिश हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान को वापस लाते हो तो वो इमरान खान एंटी अमेरिका, इमरान खान क्या प्रो अमेरिका स्टेटमेंट्स देगा। दूसरी चीज, अभी हाल में हमने देखा है कि उसने इमरान खान ने आर्मी से सेटिंग की कोशिश की है। इमरान खान भले ही जेल में है, लेकिन बाकी चीजें, इमरान खान एक ड्रग एडिक्ट है, वो डेली ड्रग्स ले, तो इमरान खान में वो सारा सामान कैसे मिल रहा है उसे, जेल में उसको कैसे मिल रहा है? वो आदमी जेल में रह रहा है, रोहित जी, इस बात को रिपीट करिए क्योंकि सिग्नल थोड़ा वीक हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने इमरान खान के बारे में कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा था कि इमरान खान के जो खबरें हैं कि इमरान खान नशा लेता है, ऐसे रहम खान ने बोला है, ठीक है। उनकी फॉर्मर वाइफ ने कि ये नशे लेता है, ड्रग एडिक्ट है, हर रात नशा करके ये सोता है। अगर वो जो ये नशे करता है तो इसको वो नशे मिल कैसे रहे जेल में? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसने सेटिंग की है। अच्छा, इमरान खान ने किसी को बाहर नहीं छोड़ा था, सबको अंदर कर दिया था। यहाँ तक कि मरियम नवाज को जेल भेज दिया था और उनके टॉयलेट में कैमरे लगा दिए थे। तो सब बदला तो ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आर्मी से कहीं ना कहीं सेटिंग चल रही है और आर्मी के फेवर में स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और आर्मी भी इमरान खान के लिए तैयार होती दिख रही है, क्योंकि आर्मी को पता है कि इमरान खान तो फिर भी कंट्रोल में आ जाएगा, ये शरीफ बंधु कंट्रोल में आना मुश्किल हो जाएंगे, या जरदारी, इन दोनों से भी कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो हमें तीसरा ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो ये आर्मी अपनी, अगर आर्मी नहीं होती तो इमरान खान आता ही नहीं, सच बात तो ये न, ये शरीफ आते और भुट्टो कहाँ की पैदाइश है, ठीक है ना, ये क्लियर है कि ये सारे ही उसमें नहीं है। अब देखने की बात है कि अगर आर्मी इन दो ही पार्टीज में शफल करेगी तो अब तीसरा ऑप्शन उनके सामने है। और कैसे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट चल रही है, ये भी तो इमरान खान की गवर्नमेंट है ना। खैबर पख्तूनख्वा से गंडापुर आ जाता है, गंडापुर को उठा के ले जाती है आर्मी, फिर गायब हो जाता है, फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ये सारी चीजें आर्मी की मेहरबानी से तो हो रही है, और आर्मी हम कहीं ना कहीं कोजी अप होते देख रहे हैं इमरान खान के साथ। अभी जेल में जरूर है, लेकिन कोजी अप होते देख रहे हैं। रोहित जी, आपने बहुत सारी अहम जानकारियां दी है, जो मुझे जो सारी बातों को जो एनालिसिस करके ही समझ में आता है कि जो आसिम मुनीर की जो सऊदी अरब की यात्रा है, एमबीएस से जो मुलाकात है, वो शायद उनका पर्सनल एजेंडा है। वो खुद को पाकिस्तान की राजनीति में रिलेवेंट बनाना चाहते हैं और शायद इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है क्या? ये इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा करना है ही, ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, ये जा करके बात करके अपनी टांग फंसा रहे हैं हर चीज में। लोन ले रहा है पाकिस्तान तो ये बात करके आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बात करके आते हैं। ये मोड में आ रहे हैं, उस मोड में आ रहे हैं कि आई एम द रूलर। ये हर जगह अपने आप को और आर्मी को घुसा रहे हैं ताकि पाकिस्तान में कुछ भी हो उनकी मर्जी के बिना ना हो। मतलब आसिम मुनीर सेना अध्यक्ष से आगे बढ़ के राष्ट्र अध्यक्ष की भूमिका निभाने की बिल्कुल सही। अब एक चीज और बताता हूँ, कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में आप जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग है सारी देख ली, ठीक है। पाकिस्तान की कैबिनेट की मीटिंग में पीछे आर्मी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बैठे होते हैं। नहीं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, वो सारी बातें सुनते हैं बस। किसी ने भी जरा सा उनके एजेंडा के खिलाफ बोला तो रिवॉल्वर निकाल लें, इसलिए बैठे होते हैं वो सारी चीजें। तो ये यही काम पहले कैबिनेट मीटिंग्स में बैठ रहे थे, अब ये इंटरनेशनल मीटिंग्स में बैठ रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान में डिग्निटरी आता है आर्मी चीफ से जरूर मिलता है। क्यों मिलता है आर्मी चीफ से भी? यस, प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस, या जैसे बोले प्रेसिडेंशियल एम्बिशंस। एक चीज और,
आर्मी की और जरदारी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, वो पहुंचे थे दुबई। वहां पे पैर में फ्रैक्चर हो गया। वो अभी वहां से वापस नहीं लौटे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं। एक कंट्री के हम्म। प्रेसिडेंट के पैर में फ्रैक्चर हो जाए और उसे वापस कंट्री ना लेके आए, क्यों? कोई रीजन होगा। ऐसे में जब भी कभी किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट होगा, जरा सा भी बीमार पड़ा, अब वहां पे वो काम करने लायक नहीं है, उसे उठा के ले आते हैं। हर कंट्री लेके आएगा, चाहे उसे स्पेशल एम्बुलेंस प्लेन, एयर एम्बुलेंस भेजनी पड़े। ये पाकिस्तान बिल्कुल। ने कैसे अपने आर्मी से अपने प्रेसिडेंट को छोड़ दिया? कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ मामला गड़बड़ा रहा है। ये 1 महीने तक अपनी बेटी के घर रहेंगे शायद वहां पे दुबई में, और दुबई में इनके अपने बिजनेसेस भी चलते हैं। जरदारी में, दुबई में जितना भी कूड़ा उठाने का काम है, सारा जरदारी का। जरदारी का अपना मोटा बिजनेस है। बेनजीर भुट्टो का $2-3 बिलियन का अपना इंश्योरेंस था, जो उनके मर्डर के बाद इन्हें मिला होगा, वो भी दुबई में पार्क है पैसा। तो ये वहां पर एंजॉय करेंगे, इनके अपने अपने भी घर है वहां पे, तो वहां पे आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे। फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान से दूर रहने का बहाना है, और हम्म। बहुत बढ़िया बहाना है। और क्या तो होने वाला रोहित है, जी, कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या हम पाकिस्तान को फिर से एक राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, जो मिलिट्री रूल जो लग जाता है आए आए दिन वहां पे? तो क्या आसिम मुनीर उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं? देखिए, एक आया था कैरी ल्यूगर बिल के हिसाब से, तो हम्म। अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट आर्मी टेक ओवर होता है, अब सॉरी पाकिस्तान में आर्मी टेक ओवर होता है, तो अमेरिकन एड बंद हो जाएगी। और अमेरिका इस समय एड पे डिपेंडेंट, और सॉरी पाकिस्तान इस समय एड पे डिपेंडेंट है। चाहे कोई भी हम्म। एड हो, उसके लिए $100 मिलियन की एड भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके इंटरनेशनल फाइनेंसेस और उसके उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत बुरी हालत में, वो यूज ही नहीं कर सकता उसको, अब उसकी हालत खराब हो चुकी। तो कैरी ल्यूगर बिल के बाद अमेरिका की जो एड आती है पाकिस्तान के पास, वो आनी बंद हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, F-16 की सर्विसिंग बंद हो सकती है। हालांकि F-16 का पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन फिर भी F-16 की सर्विसिंग बंद हो सकती है। और आगे फ्यूचर में कोई हथियार ना मिले, वैसे तो अब मिलने वाले नहीं है पाकिस्तान को अमेरिका से, चांसेस ये हैं कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया को नहीं छोड़ना चाहता। F-16, F-18 ये सब क्यों इंडिया नहीं खरीद रहा है, क्यों अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं खरीद पा रहा है? सिर्फ हम इंजन लेंगे उनसे, क्यों नहीं ले रहे? इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान को दे रखा है। अगर पाकिस्तान को जो भी चीज, जो भी सामान पाकिस्तान लेता है, हम उसको मना कर देते हैं कि भाई हम आपसे नहीं खरीदेंगे। एक चीज और, यूक्रेन वॉर में इंडिया अगर रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके 50 रीजंस हैं। एक रीजन ये भी है कि यूक्रेन पाकिस्तान को टैंक सप्लाई कर रहा था, और हमने मना किया था कि आप टैंक सप्लाई मत कीजिए, तब भी वो कर रहा था। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले टाइम में कैसे चलेगी गवर्नमेंट, कैसे चलेगा ये आसिम मुनीर, और कैसे चलेगी गवर्नमेंट। और आसिम मुनीर ये चारों ओर घूम घूम के अपने लिए रिकॉग्निशन लेते रहेंगे, तो क्या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही? जरदारी के दुबई बैठने से तो पता लगता है कि कुछ गड़बड़। आपकी बातों से मुझे ऐसा समझ में आता है कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि आसिम मुनीर और भी कई देशों की यात्रा करेंगे, क्योंकि अगर उनको सपोर्ट इकट्ठा ही करना है तो उनको चाइना और अमेरिका जाना भी शायद बहुत जरूरी है, महसूस हो रहा होगा। उन्होंने सऊदी अरब से शुरुआत की है, और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद शायद वो अमेरिका भी जाएं, चाइना भी जाएं, क्योंकि वहां से शक्ति प्राप्त किए बिना वो शायद अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अमेरिका भी जाएंगे। अच्छा, अभी अभी टेक ओवर करने की पोजीशन है कि नहीं, ये पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि टेक ओवर कर पाए, क्योंकि अगर नहीं, आपने फॉरेन एड कैरल इनकी लोगर का कीमत जिक्र के किया, लिए, वो वर्दी उतार के चुनाव तो लड़ सकते हैं ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वर्दी उतारने के बाद तो भाई साहब वर्दी उतरी ना, जैसे मुशर्रफ की वर्दी उतरी थी ना, मुशर्रफ जब आर्मी चीफ नहीं रह गए थे, तो 2 साल में प्रेसिडेंसी चली गई थी। आर्मी चीफ पावरफुल है, कुछ नहीं, पर चुनाव तो जितना लड़ ले वो नहीं जीत पाएंगे। अभी जिस पोजीशन में, वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिन सबके सेम नहीं रहते, और गोस्वामी तुलसीदास जी बोल गए, समरथ को नहीं दोष को सही, जो होगा वो होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये टेक ओवर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना, अभी 1 साल तक तो हमें नहीं देख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कब्जा किया जा रहा है एसेट्स पे, और अमेरिका भी जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ट्रंप के बाद जरूर जाएंगे, मीटिंग्स होंगी, चाइना भी जाएंगे, मीटिंग्स होंगी, नो डाउट अबाउट इट। और ये दूसरे कंट्रीज भी जाएंगे, जाकर के हर कंट्री में बात करके आएंगे कि हम बताओ
मतलब सीधे नहीं बोलेंगे कि मैं टेक ओवर करने वाला हूँ। एक राब्ता बना लेंगे, उनसे एक कम्युनिकेशन बना लेंगे, मतलब उसके बाद खुद को जब पोर्ट्रे करेंगे कि आई एम द सेंटर पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, आप मुझ पे भरोसा कर यस, यस, सकते हैं। शायद वो ये मैं साबित करने की कोशिश कर यस, रहे हैं। यस, यही तो करेंगे रोहित कि आई एम द मेन पर्सन। या रोहित जी, आपने जो बातें बताई उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपने बताया कि शायद हो सकता है कि जो एमबीएस मीटिंग है वो न्यूक्लियर पावर के लिए भी हो सकती है। आपने बताया कि आसिम मुनीर कैसे अपना कद बढ़ा रहे हैं। आपने बताया कि आसिम मुनीर की निजी यात्रा है। आपने बताया कि आने वाले वक्त में और भी यात्राएं होंगी, क्योंकि आसिम मुनीर अपने आप को सेंट्रल लीडरशिप के रोल में फिट करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारियां दर्शकों को पसंद आई होंगी और उनका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट से जुड़े सारे मामलों पे रोहित जी की बहुत तगड़ी पकड़ होती है, बहुत गहरी नजर होती है। वो पिछले 20 सालों से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब भी इस तरह की कोई गतिविधियां होंगी वो हमारा मार्गदर्शन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, धन्यवाद।